जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार और आपके सामने आया हूँ। टॉपिक हमारा चल रहा है दोस्तों इस क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था और क्लास नंबर 2 इसकी हम देखेंगे दोस्तों। आज फर्स्ट क्लास में जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, आपको मैंने बताया चार्जेस के बारे में, है ना, फंडामेंटल चार्जेस क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कैसे कैसे पार्टिकल काम करता है, पार्टिकल की क्या क्या टाइप होती हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या काम करता है, ठीक है, कौन इसको प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि चार्जेस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके मास होते हैं, कैसे हम उनके चार्जेस को फाइंड करेंगे, है ना। देखें ज़रा, अब आप एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, मास ऑफ पार्टिकल। अगर मैं बोलूं किसी भी पार्टिकल का मास आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उस पार्टिकल का जो मास नंबर होगा दोस्तों। मास नंबर क्या होता है अगर मैं बात करूं, ये जहाँ पर Z होता है और ये पर जो A पर A लिखा रहता है ना, यही तो हमारा मास नंबर होता है। उस मास नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है आपको मास ऑफ प्रोटॉन में, वेयर मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, देखिए 1.67 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ से बोलूँ, देखो ज़रा, सॉरी 27 आप लिखेंगे इसको, 27 kg, है ना। ये किसका मास होता है दोस्तों, प्रोटॉन का मास होता है ना। अब आप ध्यान रखेंगे किसी भी पार्टिकल का अगर आपको मास फाइंड करना है तो आपको उस पार्टिकल के मास नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है किसके साथ, mp, यानी कि 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना। अगर हम बात करें चार्जेस की कि आप चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, N इंटू ई, और N का काम कौन करेगा, ये Z, यानी आप इसको Z इंटू ई भी आप लिखेंगे। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि आप मास कैसे फाइंड करेंगे और चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखें जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखें जरा, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम उनको सोल्व कर लेते हैं। देखेंगे जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं पार्टिकल, उसके बाद नाम आता है सिंबल क्या होगा पार्टिकल का, उसके बाद दोस्तों उसका चार्ज क्या होगा, और लास्ट की अगर हम बात करें तो उसका मास इन केजी कितना होगा, ठीक है। अब एक एक पार्टिकल को उठाते जाएंगे और बातों को सोल्व करते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नंबर 1 पार्टिकल आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, है ना, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, -1e0 या फिर -1 बीटा 0। ये दोनों ही सिंबल होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के। अब देखें जरा, मुझको क्या फाइंड करना है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करना है ना। और चार्ज फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, Z इंटू ई, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ Q इक्वल टू, देखो Z क्या होता है जो आगे लिखा रहता है ना, और आगे क्या है -1, और ई कितना होता है 1.6 10 की पावर -19, यानी Q कितना बन गया यहाँ पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। मास के कुलम को मैं भी खाली छोड़ देता हूँ दोस्तों, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको मैंने खाली क्यों छोड़ा है ना, क्योंकि ये सबसे स्पेशल केस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट बना लेते हैं। देखिए जरा, नंबर 2 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन के बाद में कौन आता है, प्रोटॉन, और उसके बाद में आता है न्यूट्रॉन, देखेंगे जरा। अब प्रोटॉन क्या होता है अगर मैं बात करूं, 1H1, है ना। अब आप ध्यान रखेंगे इस सिंबल से हमको क्या बनाना है, चार्ज फाइंड करना है। Q इक्वल टू क्या होता है बोलो,
n इंटू ई, एन कितना है 1 और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 19, यानी q इक्वल टू कितना हो गया 1.6 ई प्लस का आएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 19 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा, इसके बाद मुझको क्या फाइंड करना है, इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ही मुझको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। यानी कि मास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, बोलो a इंटू एम पी। ए कितना है बोलो, यहाँ पर ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, और देखिए जरा एम पी कितना लिखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की तो कितना बन जाएगा ये, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। क्या बताया मैंने आपको, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नाम आता है न्यूट्रॉन का। देखेंगे जरा, अब न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों 0n1 है ना। देखिए जरा, चार्जेस को अगर फाइंड करेंगे आप तो Q इक्वल टू क्या होता है n इंटू ए। एन कितना है बोलो, जो आगे लिखा रहेगा वो n रहेगा, और दोस्तों ई में ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 0 आ गया। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको कि न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होता है 0 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं मास क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपसे कि मास कितना होगा, देखो जरा m इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों a इंटू एम पी। ए की मैं बात करूं तो a कितना है यहाँ पर बोलो, ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, और एम पी की बात करो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। और याद रखना इलेक्ट्रॉन के लिए मैं चलो बता देता हूँ आपको, इसके लिए मास जो होता है उसका आप ध्यान रखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। ये सबसे स्पेशल केस है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे आगे की अगर मैं बात करूँ, देखिए जरा, अगर यहाँ पर बात आती है क्या नंबर 4, ड्यूट्रॉन, और ड्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है 1s2। भाई 3 चीजें होती है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रेटियम, है ना, तो ये ड्यूटेरियम है यानी कि ड्यूट्रॉन है। अब देखो जरा, इसके लिए वैल्यू क्या है 1s2, यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए बच्चों Q इक्वल टू क्या लगेगा NZ इंटू ई, और Z क्या है बोलो, जो ये आगे लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और Q आपका कितना बन जाएगा ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज यानी सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं मास की बात करूं, अगर मैं मास की बात करूं तो मास कितना है बोलो a इंटू एम पी। ए कितना है बोलो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, और एम पी कितना है बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 दोस्तों। और यहाँ से कितना निकल के आएगा 16 2 कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। इतनी बातें क्लियर हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी जरा। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या पड़ता है अल्फा पार्टिकल। देखिए जरा नंबर 5, He4। अगर मैं चार्जेस की बात करता हूं तो Q इक्वल टू क्या लगेगा Z इंटू ई, और Z क्या है बोलो 2, और E कितना है बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, यानी Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं मास की बात करूं यहाँ पर तो देखिए जरा मास कितना निकल के आएगा आपका A इंटू एम पी, है ना। इसको आप 7 भी लिख सकते हो, एक काम करना, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो जैसे हमने मास कितना लिया 1.67, अगर मैं पूरा लेता हूँ 1.67, अब मल्टीप्लाई करो उसकी कितना आएगा 14, पूरी फिक्स वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3.34 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, अब आगे की अगर मैं बात करूँ देखिए जरा भाई, यहाँ से आगे अगर मैं बात करता हूँ मुझको क्या फाइंड करना है मास,
और मास निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, देखेंगे आप, m इक्वल टू क्या होता है, a इंटू एम पी, और a क्या है यहाँ पर बोलो 4, और एम पी कितना बोलो 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस के 27, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा बोलो, 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही है बात या नहीं, जल्दी से इसको देखें जरा आप, और फिर आगे मैं चलता हूँ टॉपिक। कितने टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, ये 4 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, है ना, 5 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको फुल बातें बताई हैं, प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको बताया 1h1, न्यूट्रॉन के बारे में 0n1, ड्यूट्रॉन के बारे में 1s2, और अल्फा पार्टिकल के बारे में 2he4। दोस्तों देखो, मैं जानता हूँ ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ये आपने 9th क्लास में 10th क्लास में स्टडी की होंगी, लेकिन यहाँ पर बताना मेरा ये फ़र्ज है। आपको बातें आती हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों याद रखना हमारे बहुत सारे 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ये पूरी की पूरी गणना हमको याद रखनी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखो 1-2 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट हमारे यहां पर बनते हैं, देखेंगे जरा। अगर मैं बात करूं नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या होगा, देखो दोस्तों जरा, यहां से आप ध्यान देंगे। अच्छा, मैं अगर वेट की बात करूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बताना जरा। अगर मैं वेट की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखना है जरा। इलेक्ट्रॉन के बारे में कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। उसके बाद अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो कितना आता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन के बारे में, ये वाला पोर्शन हमारा, तो ये कितना आएगा, देखो जरा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब अगर मैं इन तीनों की बात करूं दोस्तों, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस आएगा बताइए जल्दी से जरा। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनको वजन के हिसाब से, इनके वेट के हिसाब से आपको इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइटेस्ट, सबसे हल्का होता है, और सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं Mn, उससे नीचे आएगा Mp, और उससे डाउन आएगा दोस्तों Me। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही है बात, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा हैवी कौन होता है, Mn होता है, यानी न्यूट्रॉन होता है, और सबसे ज़्यादा लाइट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, और क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए जरा, रेशो पूछा जाता है कई बार। क्या पूछा जाता है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में रेशो पूछा जाता है ना। और रेशो कैसा पूछा जाएगा अगर मैं बात करूं, देखो 3 चीज़ें हैं मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों के रेशो आपस में कंबाइन करे जाएंगे। कौन करे जाएंगे, आपस में कंबाइन किए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका जो रेशो होता है, अगर इसको आप इससे डिवाइड करते हैं तो सीधा आंसर आता है 1836। ये याद रखना है आपको, ध्यान रखेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं, ध्यान रखना रेशो इलेक्ट्रॉन के साथ ही निकालना है ना। एक बार ऊपर प्रोटॉन लेंगे और एक बार न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन लेंगे तो कितना आएगा, 1840। ये वैल्यू हमारी यहां से निकल के आएगी।
आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई है नहीं? जल्दी से बताएं जरा मुझको। अब देखो जरा, मैंने क्या बताया आपको? मैंने 4 बताए आपको, है ना? क्या क्या बताए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इन चारों के पांचों के 5 के आपको ये चार्जेस और मास इन केजी ये ध्यान रखने हैं आपको। और उसके अलावा मैंने आपको बताया ये क्रम बताया, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। मैं अभी कराऊंगा आपको, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं कुछ लेके आया हूं, उनको भी आप देखेंगे। और बाकी जो नोट है आप ध्यान रखेंगे, MP/ME कितना होता है? 1836 और MN/NE कितना होता है? 1840 होता है दोस्तों। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एयरफोर्स आर्मी में पूछे गए हैं, है ना? आप देखेंगे जितना भी कंटेंट आपको कराया जा रहा है दोस्तों, वो सब आपके प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है, या अग्निवीर के नाम से जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ भी टॉपिक आपका नहीं कराया जाएगा, ठीक है? आप रेगुलर चीज़ों में बने रहे हैं तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। डेली लेक्चर आप अटेंड करें, एक भी दिन की क्लास आपकी दोस्तों मिस नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? अब आगे की बात करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनते हैं देखें जरा। अगर मैं बात करूँ, देखो जरा, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैं लगाने वाले हैं। बाकी इसकी शीट भी आपको मिल जाएगी, है ना? टॉपिक के कंप्लीट होते ही आपको कंबाइंड शीट मिल जाएगी। फिर उसके जो भी डाउट होंगे उसका हम एक डाउट सेशन रख लेंगे, है ना दोस्तों? देखो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमको कम टाइम में अलग स्ट्रेटजी से अपना सिलेबस को, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट करना होगा। इसलिए कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाएं, जर्नल साइंस को, है ना? जिसमें हम दे रहे हैं आपको जीके और जीके प्लस डेली करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है? देखेंगे जरा। अब आगे की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या बोला गया? विच पार्टिकल कांट बी चार्ज्ड। क्या बोला गया दोस्तों? विच पार्टिकल कांट बी चार्ज्ड, यानी कि निम्न में से कौन से कण को आप आवेशित नहीं कर सकते, है ना? किस पार्टिकल को आप चार्ज नहीं कर सकते? ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ए दिया गया है फोटोन, बी दिया गया है दोस्तों न्यूट्रिनो, सी दिया गया है बोथ ऑफ देम, यानी दोनों में से कोई भी, दोनों, है ना? और डी दिया गया है नन ऑफ दीज, दोनों में से कोई भी नहीं। देखो जरा दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए, देखो जरा मैं यहां पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है फोटोन, और बी ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रिनो। अब इन दोनों में एक बात सेम है। क्या बात सेम है दोस्तों? याद रखना कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? द्रव्यमान रहित। दोनों के अंदर ही किसी भी प्रकार का कोई मास नहीं पाया जाता। और दोस्तों याद रखेंगे कि जिन तत्वों में या पदार्थों में या पार्टिकल में द्रव्यमान नहीं होता, उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपका आंसर बनता है बोथ, दोनों के दोनों। ना तो आप फोटोनों को चार्ज कर सकते हैं और ना ही आप न्यूट्रिनो को चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? मास लेस हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई वजन नहीं है दोस्तों। अब आगे की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देखिए जल्दी जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? चार्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज डैश दिया गया है द नॉन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि आवेशित वस्तु सदैव अनावेशित वस्तु को करती है। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। कैसे बताया गया कि एक आवेशित वस्तु है जिसके अंदर चार्ज है। देखिए जरा, ये क्या है? आवेशित वस्तु है, और इसके बराबर में क्या दे दिया हमने?
एक अनावेशित वस्तु दे दी जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, अगर किसी वस्तु के अंदर चार्ज है, मैंने क्या कहा, अगर किसी वस्तु के अंदर चार्ज है और उसको ऐसी वस्तु के पास ले जाया जा रहा है जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, वो नॉन चार्ज यानी अनावेशित है। तो ये आवेशित वस्तु जैसे ही इसके संपर्क में आएगी, ये दूसरी वस्तु को भी चार्ज करना आवेशित कर देगी, यानी कि इसको अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी दोस्तों? अट्रैक्ट करेगी। यानी इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाता है ए। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है ए, यानी कि आकर्षण। इस बात को आप ध्यान भी रखेंगे कि अगर कोई आवेशित वस्तु है ना दोस्तों, कोई आवेशित अगर वस्तु है, चार्ज ऑब्जेक्ट है आपका, और अगर आप उसे किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, ये आवेशित वस्तु उस अनावेशित को अट्रैक्ट कर लेगी, अपने पास बुला लेगी दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, अट्रैक्शन, क्लिक। नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, देखिए नंबर 3 क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच यूनिट ऑफ चार्ज इज लार्जेस्ट। ये तो मैंने कल ही करा दोस्तों आपको, विच यूनिट ऑफ चार्ज इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ी यूनिट चार्ज की क्या होती है, सीधा सा हमको पता है फैराडे, और ऑप्शन हो जाता है आपका 4th। है ना दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से आपको बातें क्लियर हो रही हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस की एक शीट भी मिल जाएगी, है ना, जिसको आप होमवर्क में सोल्व करेंगे, है ना दोस्तों, और उसके बाद उसको आप कंप्लीट करेंगे। बाकी कोई डाउट आता है तो आप मुझको मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाली वीडियोस का टॉपिक क्या होना चाहिए, हालांकि जितने भी चैप्टर्स हैं मैं अपने पास से आपको कराऊंगा, है ना, फिर भी आपका इंटरेस्ट किसमें है और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, इसका कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी इसी जुनून के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहें अग्निवीर बनने में, है ना दोस्तों। आगे की बात करते हैं, इससे अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, देखिए लास्ट टाइम की बात करें, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है दोस्तों कूलॉम का नियम। अब दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, आपसे इतने भी सिंपल वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि कूलॉम का नियम किसे कहते हैं, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, है ना, या क्या क्या वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आप 12th PCM से जो बच्चे होंगे वो ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, इतनी सिंपल बातें वहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन हमारा काम है पहले बेसिक को कंप्लीट करना, और उसके बाद फिर मैं आपको मॉक टेस्ट लगाऊंगा, वहाँ पर हम इनको डीपली और पढ़ेंगे, है ना। तो कूलॉम्स लॉ की अगर मैं बात करूँ तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कूलॉम्स लॉ जो दिया गया वो ग्रेविटेशन लॉ के बेस पर दिया गया, इनका कंपैरिजन भी मैं आपको कराऊंगा अभी, है ना। तो देखिए जरा, जैसे ग्रेविटेशन लॉ होता है ना दोस्तों कि दो पार्टिकल है, एक को हम m1 बोल रहे हैं और एक को हम n2 बोल रहे हैं, दोनों पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम F बोलते हैं, और वहां पर हमको आता था F = Gm1m2/r²। बिल्कुल ऐसा ही हूबहू यहाँ पर भी बताया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों, याद रखेंगे आप, यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी अगर दो चार्जेस हो और वे दोनों चार्जेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे गए हो, संपर्क में रखे गए हो, एक दूसरे से समीप स्थित रखे गए हो, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में एक बल लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, एक बल लगेगा, दैट इज Q1 और दैट इज Q2। इन दोनों के बीच में क्या बताइए, कितनी दूरी पर रखे गए हैं, r दूरी पर, और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा दोस्तों, एक बल लगेगा। और बल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। यानी कि
जो आकर्षण होगा वो दोनों चार्जेस को पास पास लेके आएगा, अट्रैक्शन करेगा, है ना, जो कहां पर होता है, अनलाइक चार्जेस में होता है, कल प्रॉपर्टीज में आपको लिखाया गया था। और अगर दोनों चार्जेस कैसे हैं दोस्तों, सेम चार्जेस के हैं, लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों नेगेटिव हैं, है ना, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रेपल करेंगे यानी प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। देखेंगे जरा यहां से आगे की अगर बात करें तो ये बल प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रेपल दोनों प्रकार का हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप। इस नियम के अनुसार अगर मैं बात करूं, किन्हीं भी समीप स्थित दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है। अब इसके बाद याद रखेंगे, जिसका परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F जो होगा वो समानुपाती किसके होगा, पहले आवेश और दूसरे आवेश के गुणनफल के समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बीच की दूरी है दोस्तों r, इस r के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे आप, F समानुपाती किसके होगा, Q1 Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा दोस्तों, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अब आप ध्यान रखेंगे, अगर मुझको इसको फॉर्मूला प्रिपेयर करना हो तो क्या रखेंगे दोस्तों, आप इस समानुपाती को हटा के क्या लगाएंगे, एक इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। और जब समानुपाती को हटा के हम कहीं पर भी इक्वलिटी या बराबर लगाते हैं तो वहां पर हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और यहां पर दोस्तों कांस्टेंट लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कहा दोस्तों मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां आप ध्यान रखेंगे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। बात समझ में आ गई दोस्तों, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना दोस्तों, जो ये बल लग रहा है F जो मैंने बताया है, इस बल की भी एक क्षमता होगी, और वो क्षमता किसके आधार पर बताई जाएगी, इस वैद्युतशीलता के आधार पर बताई जाएगी कि ये लगने वाला बल कितना ज़्यादा हैवी होगा और कितना ज़्यादा लाइट होगा। ये कौन डिपेंड करेगा, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। दोस्तों समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि जो हमने एक कांस्टेंट लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा दोस्तों, इसको हम बोलेंगे समानुपाती नियतांक। बस शर्त यह है दोस्तों, कंडीशन ये रहेगी कि ये फॉर्मूला आपका कब लगेगा, जब दोनों के दोनों चार्जेस या तो एयर में हो या वैक्यूम में हो। वैक्यूम का मतलब एयर बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों समझ में आ गई बात। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, और ये जो मैंने आपको कूलाम्ब स्लो बताया है ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना दोस्तों। अब देखें जरा, इसको आप कॉपी करते रहेंगे, इसी तरीके से चीज़ों को समझते रहेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे क्लियर होंगे। अब देखिए जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ से आगे क्या आता है, देखेंगे जरा, कुछ 2-3 पॉइंट हैं आपके। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर एक बात क्लू हमारा निकल के आता है। देखो ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल
2 है। तो आप ध्यान रखेंगे पार्टिकल फर्स्ट जो सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड, और सेकंड वाला जो फर्स्ट पर लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड कैसे होंगे दोस्तों, आपस में इक्वल होंगे, यानी वैल्यू दोनों की कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी दोस्तों। और इसको बोलते हैं इनवर्स फोर्स लॉ। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, अच्छा ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको हम बोलेंगे दोस्तों न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना। इनवर्स लॉ क्या होता है इसको मैं आपको बताता हूं, देखो समझ में आ गया। यानी कि ये हमको किसने बताया था, न्यूटन के थर्ड लॉ ने बताया था, अगर आपको याद हो, है ना। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन और रिएक्शन का रूल। क्या कि अगर एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरे वाला भी पहले के ऊपर उतना ही सेम फोर्स लगाएगा, और वही बात हमने यहाँ पर बोली है। इसी को हमने किसका स्टेटमेंट दिया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट दिया है। इसके आगे की अगर मैं बात करूँ, देखेंगे जरा, इनवर्स फोर्स लॉ क्या होता है। देखो यहाँ पर हमको एक बात पता है, एफ जो है वो आर के कैसा है, इनवर्स है। बस यही बात आपको याद रखनी है कि एफ जो होता है, देखिए जरा, एफ जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, आर के इनवर्स होता है, और इसी का नाम हमने क्या दिया है, इनवर्स फोर्स लॉ नाम दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखेंगे जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां से आगे अगर हम बात करें, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि इसको हम बोलेंगे इफ both charges are put in any other medium। दोस्तों यानी दोनों के दोनों चार्जेस इस बार हमने कहाँ रखे, ना तो हमने वायु में रखे ना हमने निर्वात में रखे, हमने क्या कर दिया, उन दोनों के बीच में कोई लिक्विड फिल कर दिया। ये देखो, इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया दोस्तों, कोई लिक्विड फिल कर दिया, है ना। अब देखो, आप ध्यान रखेंगे, जब भी दोनों चार्जेस के बीच में कोई लिक्विड फिल किया जाएगा तो उस लिक्विड की अपनी एक पावर होती है ना, जिस पावर को आप क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं अब फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखें, जो ये जो लिक्विड भरा जाएगा इसको आप के बोलेंगे, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम, डाइलेक्ट्रिक नाम दे रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें, F इक्वल टू क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी के से, और बाकी सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज रहेगा। इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ गई बात दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया इतना आपको या नहीं, ठीक है। और याद रखेंगे आप, वैल्यू ऑफ के ऑलवेज डिपेंड ऑन मीडियम। ये तो सीधी सी बात है भाई, जब हम इस के को कब यूज कर रहे हैं, जब कोई लिक्विड हमने फिल किया है, यानी उस लिक्विड की पावर है ये, है ना, जिसको हम के बोल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, द वैल्यू ऑफ के ऑलवेज डिपेंड ऑन द मीडियम। दोस्तों यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जिनके ऊपर एग्जामिनर आपको घुमाने का काम करेगा, लेकिन टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, थ्योरी आपने स्टडी कर रखी है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन मैं कल लेके आने वाला हूँ आपके लिए। कल क्लास नंबर 3 को कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे, क्योंकि वहाँ पर हम एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट भी लगाएंगे दोस्तों, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज बाकी चैप्टर की, इस चैप्टर को कल की क्लास में हम एंड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखें जरा, इतना आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखो जरा,
जी हाँ दोस्तों, देखिए जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं के की वैल्यू के बारे में। देखो अगर मैं बात करता हूं निर्वात की, तो के की वैल्यू दोस्तों 1 होती है, जिस वजह से फॉर्मूले में कहीं पर नहीं आता है। याद देना आपको, निर्वात के लिए मैंने आपको बताया था वैक्यूम के लिए कितना होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। वहाँ पर के नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुचालक की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सूखी लकड़ी या प्लास्टिक, इसके लिए दोस्तों याद रखना के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुचालक जो होते हैं यानी कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उनके लिए दोस्तों के की वैल्यू जो होती है वो 1 से क्या होती है, बड़ी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इससे आगे अगर मैं बात करूं, अच्छा इनको हम इंसुलेटर बोलेंगे और इनको हम बोलेंगे दोस्तों कंडक्टर। यानी तांबे का तार। और इसके लिए दोस्तों जो के की वैल्यू होगी उसको आप ध्यान रखेंगे, वो किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटिव के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा दोस्तों, इन्फिनिटिव के इक्वल होगा। किसके लिए होगा, सुचालक के लिए होगा। इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, हमसे पूछा जाता है कि वाटर के लिए बताओ, वाटर के लिए के की वैल्यू बताओ। तो याद रखना वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 80। कितनी होती है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स में अगर ये टॉपिक आता है तो यही से क्वेश्चन बनते हैं कि के की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ना, यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखो इसके बाद दोस्तों हमारा काम आता है क्या, अगर हम बात करें, देखो एक पॉइंट आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी किसी भी वायर के या किसी पार्टिकल के, किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का वो एरिया दोस्तों जिसमें कोई अदर पार्टिकल भी किसी फोर्स को फील करे, वो क्या कहलाएगा, उसके सराउंडिंग एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब मैं आपके सामने थ्योरी लेके आया हूं, क्या पॉइंट हमारा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। उसके लिए आप याद रखेंगे E बराबर कितना होता है दोस्तों, E बराबर F/Q। दोस्तों ये फॉर्मूला कब लगेगा, फिर दोबारा सुन लें, जब आपको फोर्स दिया गया हो और आपको चार्ज दिया गया हो। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया गया कि देयर इज अ चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम एंड द एक्टिंग फोर्स इज 50 न्यूटन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज लगेगा और इतना बल लगेगा, तो बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे और उठा के डिवाइड कर देंगे दोस्तों, है ना। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, यानी पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है दोस्तों, जिस पॉइंट पर हम एज्यूम कर लेते हैं कोई चार्ज, है ना, वहां पर हमारा क्या बनता है, उसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर मुझको निकालना हो, जैसे मेरा एक चार्ज है Q और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने P बोला, तो इस चार्ज के कारण यहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जब आपको डिस्टेंस दे दी जाए ना कि इस चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर आपको निकालना है, तो याद रखेंगे आप, तब उस डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला जो लगाएंगे दोस्तों वो होगा E = 1/4πε0 Q/R²।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के दोस्तों आपके पास दो फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए? अगर सीधा सीधा मैंने आपको क्या बताया, देखो आपको कैसे पहचान करनी है कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगेगा। अगर सीधा सीधा एफ और क्यू दिया हुआ है तो सीधा सा करना है इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। लेकिन अगर वो बोल दे कि ये चार्ज है और इस चार्ज से 10 मीटर की दूरी पर या 5 मीटर की दूरी पर या 2 मीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पर ये डिस्टेंस आ जाए दोस्तों वहां पर आपको याद रखना है कि किसका फॉर्मूला लगाना है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना निकलेगा जल्दी से बता दो मुझको। आपने स्टडी कर रखा है यूनिट भाई, F का क्या होता है न्यूटन और Q का मतलब क्या होता है कूलाम। तो क्या यूनिट होगा न्यूटन पर कूलाम, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे की अगर मैं बात करूं डायमेंशन फॉर्मूला, बताओ जल्दी से भाई F क्या होता है। F का तो मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग के 4 डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद रखने है ना। यूनिट और डायमेंशन के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, वहां से आप उस चैप्टर को स्टडी कर लेंगे। मैं दोबारा आपको इस बैच में वो पढ़ाऊंगा तो उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, इतना टाइम हमारे पास दोस्तों है नहीं। ठीक है, 6 क्लासेस मैंने उसके ऊपर बना रखी हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन भी है, आपकी थ्योरी भी है, सब कुछ मैंने उसमें आपको करा रखा है। तो वहां से आप उसको तैयार करेंगे। देखिए जरा E इक्वल टू कितना बनेगा, अगर F की मैं बात करूं तो F का यूनिट कितना होता है MLT-2। और अगर मैं Q की बात करूं, Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों IT, इसका फॉर्मूला बनाओ। I का कितना होता है एम्पियर और T का कितना होता है T। अगर मैं बात करूं कितना बनेगा ML, A को ऊपर ले जाओ -1, T कितना है दोस्तों ऊपर -2 और नीचे कितना है 1, जब ऊपर ले जाओगे तो -1 यानी कि -3 हो गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी मैंने आपको डायमेंशन दोस्तों आपको करा दिया है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको मेरे हिसाब से आपको मेरे साथ चीज़ें पढ़ने में आसान लग रही होंगी दोस्तों। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कोई भी आपकी एनी प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट में या अलग से आपको नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी टॉपिक, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको आप वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे जरा अब आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या कराया दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और क्या कराया दोस्तों अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4 के बारे में आपको बताया। उन सब की प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई हैं, वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको निकालना भी बता दिया है कि चार्ज कैसे निकालेंगे Q इक्वल टू N/E से, और मास किसी पार्टिकल का कैसे निकालेंगे स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M इंटू दोस्तों क्या बनेगा MP। प्रोटॉन के मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया, उससे पहले मैंने आपको कूलाम्ब लॉ बताया, कूलाम्ब लॉ के बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया, मीडियम की वैल्यूज बताई कैसे कैसे डिपेंड करेगी। वाटर के लिए मैंने एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन आपको कराया कि वाटर के लिए कितनी वैल्यू होती है 80 होती है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों कराया। कोई बात नहीं दोस्तों, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। मेरी मेहनत तभी काम आएगी जब आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम को तोड़ पाएंगे, है ना दोस्तों। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, थकना मना है। देखिए ज़रा, उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको कराया। अब इसके बाद एक तो टॉपिक और बचता है दोस्तों। इस टॉपिक का अगर मैं बात करूँ, देखिए ज़रा, इसके बाद 2 टॉपिक हमारे सामने आते हैं दोस्तों। देखेंगे एक टॉपिक आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक टॉपिक आता है दोस्तों
पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, देखेंगे जरा। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो ऐसा समझें आप कि दोनों के दोनों सगे भाई हैं, है ना दोस्तों। सगे भाई का मतलब क्या होगा, जो व्यवहार इसका होगा वही व्यवहार इसका होगा, है ना दोस्तों। यानी जो खून इसमें होगा वही खून इसमें होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, पहले फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूले से आपको थ्योरी को पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं दोस्तों, V इक्वल टू होता है W/Q। यानी कि आपको दोस्तों क्या करना है, वर्क करना है, कार्य किसके ऊपर, आवेश के ऊपर। यानी कि क्या बनी डेफिनेशन, किसी भी एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, यानी कि वैद्युत विभव कहलाएगा। अब दोस्तों ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई कि आवेश के ऊपर कार्य कैसे होगा। देखो आप एक बात सुनो, हमारे घर के अंदर चार्ज आता है ना, लाइट आती है ना, वो कहाँ से आती है, ट्रांसफार्मर से आती है, दूर से आती है। तो आप ऐसा समझ लें कि हमारे घर में जो लाइट आ रही है, जो चार्ज आ रहा है, उसको कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम इन्फिनिटिव से, अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहाँ से लेकर आ रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रॉम इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत से। ट्रांसफार्मर जहां पर रखा है बहुत दूर रखा हुआ है दोस्तों, अनंत से हमारे घर के अंदर क्या लेकर आ रहे हैं हम, चार्ज लेकर के आ रहे हैं। तो उस आवेश को लाने, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र कौन है, हमारा घर है दोस्तों, होम है। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में जितना भी कार्य होगा वो कार्य क्या कहलाएगा दोस्तों, वैद्युत विभव कहलाएगा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं दोस्तों, तो W का मतलब क्या होता है, जूल, और Q का मतलब क्या होता है दोस्तों, कूलाम, और जूल पर कूलाम क्या होता है, वोल्ट। तो यूनिट क्या बनती है दोस्तों इसकी, वोल्ट बन जाती है। बिल्कुल सेम टू सेम क्या होगा, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होगा, है ना। यानी कि इसको बोलेंगे विभवांतर। और दोनों में क्या अंतर होगा, देखो विभवांतर का मतलब क्या है, विभव में अंतर। जैसे अब हमारे घर के अंदर तो लाइट आ गई, घर के अंदर लाइट कौन लेके आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके आया। लेकिन घर का जो मेन बोर्ड है, मेंस जिसको आप बोलते हैं, वहाँ से लाइट कहाँ जानी है दोस्तों, अलग अलग कमरों के रूम्स के अंदर जानी है। फिर रूम्स के अंदर भी एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ से कनेक्शन किए जाते हैं फैंस के, लाइट्स के, AC के दोस्तों, है ना। इस तरीके के कनेक्शन किए जाते हैं। यानी घर के मेंस से घर के और अलग कमरों में जो लाइट आपकी जाएगी, उनके अंदर जो विभवांतर का अंतर आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। आप ऐसा समझ लें कि चार्ज A से लेके B पर लेकर गए हैं। यूनिट क्या होती है, अगर मैं यूनिट की बात करूं, सेम यूनिट होती है वोल्ट, क्योंकि ये भी क्या होता है, जूल, और ये भी क्या होता है, कूलाम। और जूल पर कूलाम क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर दोबारा से सुन लें। दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज के ऊपर जो वर्क किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, चार्ज को इन्फिनिटिव से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जहाँ से चार्ज को उठाया जा रहा है और जहाँ पर चार्ज को ले जाया जा रहा है, फिर दोबारा सुनेंगे, चार्ज को A से उठाया और B पर ले गए, जितना भी वर्क हुआ वो सारा का सारा वर्क क्या कहलाया दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया। समझ में आ गई बात दोस्तों। यानी कि क्या बन गया आपका, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा दोनों यूनिट क्या आ जाती हैं, वोल्ट आ जाती है। कल की क्लास दोस्तों कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल हम क्या करेंगे, इक्वल तो एक तो हम देखेंगे इनका कंपैरिजन,
है ना, कि इलेक्ट्रिक जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ, है ना, इन दोनों में क्या कंपैरिजन होगा, क्या क्या कंपैरिजन हमको पूछे जाते हैं, उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और कल दोस्तों फिर दोबारा से 25 क्वेश्चंस की एक बेस्ट सीरीज में लेके आऊँगा, तो इसलिए आप देखना ना भूलें। और ये डेली क्लासेस हमारी आप ध्यान रखेंगे, डेली रूटीन में 12 o'clock पर ये अपलोड होती हैं और बहुत जल्दी आप हमसे जुड़े रहें। हम लाइव सेशन भी दोस्तों आपके लिए रखने वाले हैं, जिसमें हम कई सारे मॉक टेस्ट आपके सामने ही चीज़ों को सोल्व करेंगे। आपके जितने भी डाउट आ रहे हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको क्लासेस हमारी कैसी लग रही हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, जिन बच्चों को इन वीडियोस की, इन लेक्चर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान रखें उन तक ये लिंक, ये सब्सक्राइब, ये लाइक दोस्तों, ये सब चीज़ें उन तक जरूर पहुँचाएँ, है ना दोस्तों। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।